Good morning, everyone. My name is Krish, and I'm a student of class 10th A Association Navihar, and my topic is the making of a global world. जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना, चाहे वो ट्रेड से हो या फिर माइग्रेशन से या फिर कल्चरल एक्सचेंज से, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे एशियन टाइम से मॉडर्न वर्ल्ड में ये इवॉल्व हुआ। तो लेट्स बिगिन। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन को बस मॉडर्न टाइम से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि एशियन टाइम में भी ये था। जैसे कि 3000 BCE में इंडस वैली वेस्ट एशिया के साथ ओशन समुद्री व्यापार करती थी, और मालदीव में पाई जाने वाली कोरिया चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पाई गई, जिसका मतलब कि ये एक लंबी दूरी के व्यापार का प्रमाण है। और 17th सेंचुरी में डिजीज कैरिंग जर्म्स भी कॉन्टिनेंट्स में फैलने लगे। और तब के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था सिल्क रूट, जिसने एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को आपस में जोड़ रखा था। इस रूट से सिल्क और चाइनीज पोट्री, टेक्सटाइल, स्पाइसेस और सिल्वर गोल्ड का ट्रेड हुआ करता था। और इस रूट से बस व्यापार ही नहीं हुआ, बल्कि धर्म भी फैले, जैसे बुद्धिज्म, जो आज का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। फूड ट्रैवल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। कैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे खान पान को बदल देता है। जब पहली बार अमेरिका से यूरोप पोटैटो इंट्रोड्यूस हुए, तब पोटैटो यूरोप का बहुत ही फेमस डाइट बन गया, और इसने मिलियंस ऑफ लोगों को बचाया भूखमरी से। और टमाटो, मेज, चिली, स्वीट पोटैटो जो अमेरिका के बाहर नहीं मिलती थी, अब वो यूरोप से एशिया भी आने लगी। नूडल्स और स्पैगेटी, जो माना जाता है कि चाइनीज ट्रेडर और अरब के ट्रेडर ने वो सिसिली लाए थे, जो आज का इटली है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने समुद्री रूट्स ढूंढ लिए थे एशिया और अमेरिका जाने के। तब यूरोपियन ने सोचा कि क्या हम अमेरिका को अपने अंडर कॉन्कर कर ले, तो तब उन्होंने उसे कॉन्कर करने के लिए किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स जैसी डेडली वेपन को अमेरिका में इंट्रोड्यूस करा दिया जाके वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ के मिलियंस ऑफ इंडिजीनियस अमेरिकन मर गए, जिनके पास इससे बचने की इम्यूनिटी नहीं थी। उन्होंने अमेरिका को इसलिए कॉन्कर किया क्योंकि उन्हें सिल्वर चाहिए था, जो पेरू और मेक्सिको से मिलता था, जिससे उन्हें एशिया का ट्रेड करने में आसानी, ज़्यादा फाइनेंस कर पाए अपने आप को। 19th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इमर्ज। कॉर्न लॉ अबॉलिश्ड। कॉर्न लॉ अबॉलिश्ड। ब्रिटेन ने इसे अबॉलिश कर दिया, और जिसके कारण अब चीप फूड हो गया और एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करने लगा, और वर्कर को माइग्रेट करना पड़ा ओवरसीज। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। जब एग्रीकल्चर कोलैप्स करने लगा, तो यूरोप ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न यूरोप में बहुत ही हैवी अमाउंट में फार्मिंग करना शुरू कर दिया, जिससे वो ब्रिटेन को फीड कर पाए। मास माइग्रेशन। 50 मिलियन से भी ज़्यादा यूरोपियंस ने इमिग्रेट हुए, और 150 मिलियन यूरोपियंस वर्ल्ड वाइड बेहतर फ्यूचर के लिए ओवरसीज ट्रैवल करने लगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म ट्रेड्स। कैसे ग्लोबलाइजेशन ने, टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब उस टाइम में जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले जानवरों को जिंदा शिप किया जाता था, जिससे वो रास्ते में ही मर जाते थे। पर आफ्टर रेफ्रिजरेटेड शिप्स, एनिमल को पहले मारकर उसके मीट को फ्रोजन करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि शिप की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, और मीट के प्राइस भी ड्रॉप हो गए। और यूरोप के जो पुअर लोग थे, उन्हें भी एक अच्छी डाइट मिलने लगी। इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ आई, लगभग 40% से ज़्यादा, 40 गुना वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ आई। और 60% जो शिप ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट करती थी, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हीट, कॉटन, कोल और मिनरल।
द डार्क साइड ऑफ कोलोनिज्म एंड रेंडर स्पिट। यूरोपियंस ने अफ्रीका में एक बीमारी ले गए थे जिसका नाम था रेंडर स्पिट, जिसके कारण जो अफ्रीका के जो लोग थे जो कैटल्स को पालकर अपना घर चलाते थे, वो सारी कैटल्स इस बीमारी के कारण मर जाती है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी जबरन लेबर की तरह काम करना पड़ता है, स्लेव की तरह। जब स्लेवरी अबोलिश हो जाती है तब इंडेंटेड लेबर आती है, जिसमें जो ईस्टर्न यूपी, बिहार और सेंट्रल इंडिया है, वहाँ से जो गरीब लोग थे वो बाहर दूसरे देशों में जैसे फिजी, कैरेबिनिया में माइंस में काम करने लगे। इसमें कंडीशन थी कि उनके पास 5 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर उन्हें बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। और ये कुछ नहीं, बस स्लेवरी का एक छोटा रूप था, पर ये बाद में अबोलिश भी हो गया था। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1935 तक, इस टाइम पे जो वीट का प्राइस था वो पूरा 50% फॉल कर गया था इंडिया में, और जो जूट प्राइस था वो भी क्रैश कर गया था 60% से। और जो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन थी वो 60 मिलियन लोग मर गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। इसमें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूएसए और इंडिया पे। यूएसए में ये इम्पैक्ट पड़ा कि 44,000 से भी ज़्यादा बैंक क्लोज हो गए 1933 तक, और 1,10,000 कंपनीज भी कोलैप्स कर गई, और अनएम्प्लॉयमेंट भी नेशनल लेवल पे बढ़ने लगा। इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो पूरा हाफ हो गया, और पीजेंट्स को बहुत ही बड़ा पीजेंट कर्जे में डूब गए, और गोल्ड का एक्सपोर्ट इंडिया से होने लगा कि वो डेब्ट पे कर पाए अपना। थैंक यू।